वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है आपकी मेडिवल हिस्ट्री सीरीज का तीसरा लेक्चर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के अर्ली मेडिवल फेज के दो मेजर डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, पुष्यभूति डायनेस्टी और मौखरी डायनेस्टी। आज इसी सीरीज में हम एक और डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे आज पल्लवास की। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज अबाउट योर फैकल्टी हु इज टीचिंग दिस। I have done my graduation in agriculture sciences, फिर agriculture economics में and business management में I got my masters and I was the topper of my batch. Then I got my doctorate degree from AMU, research publications, teaching modules, chapters. I have represented country also at various international seminars in India and abroad. Teaching experience, I have been teaching like at various coaching institutes, but apart from that I also worked for a very short duration of time of almost 2 years with Regional Institute of Education Bhopal, that is under NCERT. So this was about me, and let us begin our next dynasty of the early medieval phase, that is the Pallavas और the Pallava dynasty. अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक्चुअली इनकी शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ब्लर है हिस्ट्री के अंदर। बहुत सारे क्लेम्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए ये हमें पता चलता है that there are different sources, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ पल्लवास जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। कैसे? Some historians say that they are the branch of the Pahlavas of the Parthians who moved to the south. तो जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पार्थियंस को पढ़ा होगा, जो पार्थियंस, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो पार्थियंस इस तरफ से साउथ की तरफ जब मूव करके गए तो ये उनकी एक ब्रांच है। कुछ का कहना है कि ये सदर्न रीजन की एक इंडिजिनियस डायनेस्टी है और ये अलग अलग ट्राइब्स जो वहाँ पे इनहैबिट करती थी उनका एक मिक्सचर है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दे आर नागा ऑफ ओरिजिन हु सेटल्ड अराउंड तोडाईमंडलम रीजन नियर मद्रास। एक ओपिनियन ये भी आता है। एक ओपिनियन ये कहता है कि दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द चोला प्रिंस एंड नागा प्रिंसेस ऑफ मणिपल्लवम, एन आइलैंड ऑफ जाफना इन श्रीलंका। तो पॉसिबल चोलाज भी उसी रीजन में थे और जब दे आर द डिसेंडेंट ऑफ अ चोला प्रिंस एंड अ नागा प्रिंसेस पॉसिबल। सम अदर ओपिनियन दे आर से दैट दीज पल्लवास वर द फ्यूडिटरीज ऑफ सतवाहनास। तो ये भी एक ओपिनियन है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर 5-6 ऑड ओपिनियंस जो बताता है कि पल्लवास का ओरिजिन क्या हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि एक ही चीज को लेके, क्योंकि आप जितना ज्यादा एंशिएंट, जितना ज्यादा आप आज के वक्त से पीछे जाते जाएंगे उतने कम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फर्म ओपिनियन पे आना जरा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अब जब हम मिडिवल में आगे बढ़ेंगे तो हम एग्जैक्ट डेट्स पे आ चुके होंगे। यहाँ पे हम एक रेंज लेके चलते हैं, लेकिन आपको जैसे जब हम बैटल्स की बात करेंगे, लेट्स से बैटल ऑफ प्लासी, विल से जून 1757, 21 जून 1757। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे हिस्ट्री में जितना पीछे जाते जाएंगे क्लैरिटी उतनी ज़्यादा ब्लर होती जाती है। और इसका एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम ओरिजिन ऑफ पल्लवास को एक पर्टिकुलर कोई ओरिजिन हम उस पर ट्रेस नहीं कर पाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पल्लवास किंग रूल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century AD। तो इनकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ओरिजिन ही क्लैरिफाइड नहीं है, तो फर्स्ट इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट पल्लवास किंग रूल्ड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 4th century AD। और 7वीं सदी के आते आते हुआ ये था कि जो सदर्न इंडिया था वहां पे बहुत ज्यादा टसल था कि किसकी सुप्रीमेसी होगी, और टसल किसके बीच था? द चालुक्याज ऑफ बादामी, द पांड्याज ऑफ द मदुराई एंड द पल्लवास ऑफ द कांचीपुरम। तो ये बादामी, मदुराई और कांचीपुरम के बीच एक बैटल चल रहा था, एक वॉर चल रहा था कि सदर्न इंडिया को, जो हमारा कहना चाहिए जो आज का द्रविडियन स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला,
आज का जो ये रीजन है, आज का जो ब्रॉडली हमारा सदर्न रीजन है, उसको डोमिनेट करने के लिए उस वक्त इन तीनों के बीच जो है एक बैटल, हमेशा एक वॉर ऑफ सुप्रीमेसी चलता रहा। ये था पल्लवा टेरिटरी। तो पल्लवा टेरिटरी को अगर हम ज्योग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो समवेयर साउथ ऑफ कृष्णा रिवर टू कावेरी, टू द एंड ऑफ कावेरी रिवर, ये इनका एक ब्रॉडर टेरिटोरियल एक्सटेंट हम कह सकते हैं। दिस होल पिंक शेडेड रीजन इज द पल्लवा टेरिटरी। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि पल्लवा टेरिटरी कहां से, तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर तक इनका जो था वो एक्सटेंट था। और कांचीपुरम was their capital. Another their important center was Mamalapuram, and Pandyas of Madurai were also present to the south of them. आगे बढ़ते हैं। Okay. So the Pallava capital was Kanchipuram. This we have discussed earlier. और ये भी हमने बता दिया कि कावेरी, कृष्णा से कावेरी रिवर तक का जो ब्रॉडली रीजन था सदर्न इंडिया का, ये उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट था। चोलास को इन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और उनको रिड्यूस कर दिया, वेरी इन अ वेरी मार्जिनल स्टेट, जैसे हम कहें बहुत नेग्लिजिबल प्रेजेंस था चोलास का। बदामी, जिसे उस दौर में वतापी कहा जाता था, ये पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन का, ही ऑक्यूपाइड हिम बाय डिफीटिंग द चालुक्यास। तो इन्होंने चालुक्यास को भी हराया। The Kalabhra uprising was caused by Pandyas, Chalukyas and the Pallavas jointly. क्या था ये Kalabhra uprising? Actually आप जब एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आप देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म डोमिनेट करता है और फिर उसके बाद वापस साउथ इंडिया में एक बार फिर जन्म होता है ब्राह्मणिकल और द वैदिक कल्चर का। और वहां पे जब वो वैदिक कल्चर की बात आती है तो हमेशा ब्राह्मण्स को एक सुप्रीमेसी, एक सुप्रीम स्टेटस मिलता है। और होता यही था कि जो राजा था, जो उस दौर में राजा होता था, किंग होता था, वो जिसको भी पैट्रनाइज करता था, जिस भी रिलीजन को पैट्रनाइज करता था, वो उसको प्रमोट भी करता था। तो जब ब्राह्मणिकल अभी आप आगे भी देखेंगे इनमें से जो ब्राह्मणिकल या जो हिंदुइज्म को वैदिक कल्चर को प्रमोट करने वाले जो रूलर्स होंगे वो उनके रिचुअल्स को भी प्रमोट करेंगे। तो जब इस तरीके का हुआ तो हुआ इस तरीके का जब एक एक्ट हुआ, जब इस तरीके के ब्राह्मणिकल या वैदिक कल्चर को प्रमोट करने वाले किंग्स आए तो हुआ क्या, दैट देयर वाज एक प्रथा होती थी जिसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय क्या होता था, जो मतलब ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स कर दिया जाता था। और क्योंकि ब्राह्मणिकल रूलर्स थे, ब्राह्मण्स ही रूलर्स थे, और फिर वो जो ब्राह्मण्स जो प्रीस्टली क्लास होता था उनको जो लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, जो दान कर दिया जाता था, उस प्रथा को कहते थे ब्रह्मदेय। तो हुआ क्या, जो उस इलाके में छोटी छोटी ट्राइब्स थी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, जिसे हम कलाभ्रा अपराइजिंग कहते हैं। और इस कलाभ्रा अपराइजिंग को पांड्यास, चालुक्यास और पल्लवास ने जॉइंटली सी। दिस इज व्हाट एरिस्टोक्रेसी इज, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। आपस में कितना भी लड़ते रहे, लेकिन जब एक ऐसा व्हेन दे हैव अ कॉमन एनिमी विथ अ कॉमन कॉज, क्या हुआ, वो सब यूनाइट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर कलाभ्रा अपराइजिंग को क्रश किया। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट रूलर्स थे पल्लवा एम्पायर के। उनके में हम सारे की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेजर की हम देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ स्कंद वर्मन की। ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग द अर्ली रूलर्स, और ये बहुत ही शुरुआती दौर के रूलर थे और 4th सेंचुरी एडी के आसपास इनका रूल था। एंड ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा एंड अदर वैदिक सैक्रिफाइसेस। तो आपको जब वैदिक कल्चर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि अश्वमेध यज्ञ था, राजसूय था, वाजपेय था, इस तरीके के डिफरेंट रिचुअल्स थे। और जब बुद्धिज्म जैनिज्म आता है तो इन रिचुअल्स का सिग्निफिकेंस खत्म होता है। लेकिन एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस इन द लेटर पार्ट ऑफ द एंशिएंट और द समवेयर अराउंड 6th and 7th सेंचुरी, जब थोड़ा सा इनका 4th 5th सेंचुरी के बाद थोड़ा सा जब इनका कहना चाहिए सिग्निफिकेंस कम होता गया, तो वापस वही वैदिक कल्चर आया। और इसका एग्जाम्पल यहां दिखता है
कि ये जो अश्वमेध है या वैदिक सैक्रिफाइसेस है ये किसने, शिव स्कंद वर्मन ने, ही वॉज ग्रेटेस्ट अमंग द अर्ली रूलर्स। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है वो है सिंहवर्मन और सिंहविष्णु। इनका एक 25 साल का एक छोटा सा टाइम पीरियड है, छोटा तो नहीं कह सकते बट इट्स अ गुड ऑड टाइम पीरियड जब इन्होंने रूल किया। बट इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या था, ये बुद्धिस्ट थे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि एक फैमिली या एक डायनेस्टी अगर रूल कर रहा हो तो वो उसके सारे लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, ऐसा कंपल्शन नहीं था। आप आगे देखेंगे इसी में जैन भी आएंगे, फिर इसमें वापस हिंदुइज्म को एम्ब्रेस करेंगे, फिर आगे चल के हिंदुइज्म में भी शैविज्म और वैष्णवाइट्स में ये डिवाइड होंगे। तो ये पल्लवास के अंदर ही ये होगा। सो ही वॉज अ बुद्धिस्ट, द सिंहवर्मन वॉज अ बुद्धिस्ट। ही इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम, सो दिस वॉज हिज इंपॉर्टेंट अचीवमेंट and defeated the contemporary Tamil ruler. But most important point of this person, this ruler, was that the Pallava history assumes a definite character from his rule onwards. तो जो हम एक्चुअल पल्लवा डायनेस्टी की बात करते हैं या जो हम कहते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी का एक डेफिनेट कैरेक्टर है, उसको एक प्रॉपर शेप दिया, उसको एक प्रॉपर डायनेस्टी वाला रूल जो है वो कहाँ से मिलता है, वो इस सिंहवर्मन के बाद मिलता है। इनके बाद कौन थे, इनके बाद थे महेंद्र वर्मन। तो ये सिंहवर्मन या सिंह विष्णु के बेटे थे और उसके बाद इन्होंने रूल को अज्यूम किया एंड ही वॉज अ पोएट। तो इनके टाइम पे एक्चुअली इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि मुगल्स के टाइम पे आप शाहजहां से कंपेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के टाइम बहुत ही अच्छा दौर था जहाँ पे आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया पल्लवा रूल में। सो ही सक्सीडेड सिंह विष्णु जो उनके पिता थे। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड विचित्रचिता एंड महाविलासा प्रहसना। सो महाविलासा प्रहसना और विचित्रचित को इन्होंने कंपोज किया। तो ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों को। ही इंट्रोड्यूस रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड कल्चर का जहाँ पार्ट आता है वो ये है कि रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर किसके टाइम पे, इसके टाइम पे, महेंद्र वर्मन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। ही वॉज अ जैन। नाउ सी अगेन, बुद्धिस्ट फादर वॉज हुम, फादर वॉज अ बुद्धिस्ट, दिस सिंहवर्मन वॉज अ बुद्धिस्ट and what happened, his son was a Jain who later converted into Shaivism. Shaivism was a branch of Hinduism. Later on जब भक्ति पीरियड आता है, भक्तिज्म जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि शैवाइट और विष्णुवाइट्स में इनका फर्दर डिवीजन होता है। तो he had on going rivalry and battles with Pulakeshin II of Chalukya dynasty। तो जब चालुक्य डायनेस्टी पढ़ेंगे इन भाई साहब को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि बार बार आने वाले हैं। Pulakeshin II, one of the greatest ruler of his times, and he had rivalry with almost everyone. And this Mahendra Varman died in a battle with Chalukyas only। तो ये एक अच्छा रूलर थे इनके टाइम पे। आपको कुछ और अभी जब हम आगे आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन पढ़ेंगे इसी में, तब आप देखेंगे कि इनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम इन आर्किटेक्चर स्पेशली विल स्टडी मोर। बट एज फार एज हिज poetic and composed, so this विचित्रचित and महाविलासा प्रहसना, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रूलर नरसिम्हा वर्मन वन, जो कि जो महेंद्र वर्मन का बेटा था, और ही इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द पल्लवास। तो पल्लवास में जितने रूलर्स हुए उसमें इनको जो नरसिम्हा वर्मन वन है, इनको सबसे ज्यादा महान माना जाता है, सबसे ज्यादा ग्रेट माना जाता है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड नरसिम्हा वर्मन महामल्ला और ममल्ला। तो ये नाम ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। He defeated and killed Pulkesin II in 642 AD। ये पुलकेशिन II, आई टोल्ड यू, इनको याद रखिएगा। पुलकेशिन II एग्जामिनेशन से भी इंपॉर्टेंट है और इनके आसपास हिस्ट्री भी बहुत घूमती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। He took control of Vatapi और बादामी, बिकॉज जाहिर सी बात है जब वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर को हरा देंगे तो उनकी कैपिटल को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। और जब क्योंकि उन्होंने पुलकेशिन II
ही वॉज द मोर ही वॉज वेरी वेरी मच डेंजरस काइंड ऑफ किंग। तो जब पुलकेशिन टू को हराया और वतापी को या बदामी को अपने कंट्रोल में लिया, तो उनको टाइटल क्या ले लिया? ही अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा। ही ऑल्सो वैंक्विश चोलास, चेराज एंड द पांड्याज। तो ये चोला, चेरा, पांड्या को भी हराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था नरसिम्हा वन का। तो इसीलिए देखो, किसी भी किंग की, मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये कहा है कि किसी भी राजा की, किसी भी रूलर की ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट हिज एम्पायर, इज नॉट अबाउट द हिज हाउ ह्यूज ही वाज और हाउ कितना ज्यादा वो शो ऑफ करते थे, इस पे नहीं डिपेंड करता था। डिपेंड ये करता था कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था और उन्होंने, और इस दौर में स्पेशली जब हम मिडिवल हिस्ट्री और लेटर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो किसने ज्यादा राजा को हराया, किसने कितना ज्यादा एक्सपेंशन किया, ये प्लस हाउ हैप्पी द प्रजा इज विथ यू, ये तय करता है कि कौन। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना ग्रेटेस्ट ऑफ द पल्लवास, तो ग्रेटेस्ट क्यों था? इस पुलकेशिन टू को हराना was like it was like breaking the fort, वो वाली चीज थी। और चालुक्यास की कैपिटल को अपने अंदर ले लेना, तो ये क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो इन्हें इनकी ग्रेटनेस को एक्सप्लेन करती थी। उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन को भी भेजा श्रीलंका एंड रीइंस्टेटेड द सिंहलीज प्रिंस ऑफ मणिवर्मा। तो सिंहलीज प्रिंस जो थे, आज भी आप ये सिंहलीज आप IR में आता होगा, क्योंकि जो तामिल एंड द सिंहलीज इशू ऑफ श्रीलंका, तो जो सिंहलीज के प्रिंस था मणिवर्मा, उसको भी रीइंस्टेट किया, उसको भी रिकॉग्नाइज किया नरसिम्हा वर्मन ने। और क्या किया इन्होंने? ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मामल्लापुरम और महाबलीपुरम। तो आज के टाइम पे हम जो महाबलीपुरम शहर है, उसकी स्थापना, उसको स्टैब्लिश किसने किया था? उसको स्टैब्लिश किया था नरसिम्हा वर्मन ने। देन ह्यूनचांग, and he was a traveler. He visited Pallava kingdom during his reign about 640 AD, and he describes the people in his kingdom as happy. Now this happiness is the cause of greatness. You may fight thousands of battle, but if you are what you called as praja, आपसे खुश नहीं है, तो आप महान राजा नहीं हैं. This is very clear. Nayanar sent like Appar, तिरुज्ञान संबंधार, सिरुथोंदार, ये सारे जो नयनार सेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट सेंट्स थे, ये इस दौर के थे, इनके दौर में थे। इनको सक्सीड किसने किया? महेंद्र वर्मन टू ने। सो महेंद्र वर्मन, देन नरसिम्हा वर्मन, एंड देन अगेन महेंद्र वर्मन टू, जिन्होंने 2 ही साल रूल किया, 668 to 670. सो दिस वॉज हिज टाइम पीरियड। सो ये मेजर पल्लवा रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा। यही एक्चुअली इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूनचांग वाला। कोई भी ट्रैवलर हो वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ह्यूनचांग हो, चाहे फाहीन हो। अशोका के टाइम पे ग्रीक ट्रैवलर्स भी आए, ग्रीक एम्बेसडर्स भी आए, चाहे वो इब्ने बतूता हो। तो जहां कहीं भी आपको कोई ट्रैवलर, कोई इस तरीके का हिस्ट्री रिकॉर्ड रखने वाला मिलेगा, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर की। सो द पल्लवा सोसाइटी वॉज एन आर्यन कल्चर, क्योंकि देखो बुद्धिज्म जैनिज्म जा चुका था, डोमिनेट किसने किया? आर्यन कल्चर ने किया। ब्राह्मण्स वर ग्रेटली पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स एंड दे रिसीव्ड लैंड्स एंड विलेजेस, और इसको हम क्या कहते थे? इस प्रथा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। तो ये ब्रह्मदेय वही कलाभरा जो अपराइजिंग थी उसकी बात कर रहे थे। ये इसकी वजह से हुआ था। द ब्राह्मण स्टेटस ग्रेटली इनहेंस्ड ड्यूरिंग हिज रीन दिस एंड द कास्ट। देखो, जब भी ब्राह्मण स्टेटस या आर्यन कल्चर की आप बात करोगे, वैदिक कल्चर की आप बात करोगे, जब वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा, तो कास्ट सिस्टम, जितना वो डोमिनेट करेगा कास्ट सिस्टम, उतना ज्यादा रिजिड होगा। जितना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हिंदूज डोमिनेट करने लगेंगे, उतना ज्यादा कास्ट सिस्टम भी डोमिनेट करेगा। ये क्या करते थे? ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे और शिव और विष्णु की पूजा करते थे, उनको वर्शिप करते थे। They were tolerant of Buddhism and Jainism, though both faith has lost their faith and relevance and popularity. देखो, यहाँ एक समझने वाली चीज है कि ये जो दौर था, ये ऐसा नहीं था कि राजा जो है अगर वो हिंदू है
तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को वो ख़त्म करने पे बिल्कुल कि नहीं, सारी पॉलिसीज ऐसी बना दो कि मेरे अलावा किसी का रिलीजन ना बचे, नहीं। ये टॉलरेंस था। दिस इज द रियल कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज द रियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दैट दिस इज व्हाट वी हैव इनहेरिटेड। जब हम कहते हैं ना हमारा 500 साल का इतिहास है, हमारा 1000 साल 5000 साल का इतिहास है, हम एक्चुअली इस इतिहास की बात कर रहे होते हैं, हम इन कल्चर्स की बात कर रहे होते हैं कि जब राजा का मजहब कुछ भी हो, राजा का धर्म कुछ भी हो, whatever he follows doesn't matter, he will protect each one equally. And when you lose this, you lose your relevance, you lose your relevance as a society, you lose your relevance as a country. So though they were orthodox Hindus, but they were tolerant of Buddhism and Jainism. कांचीपुरम और यूनिवर्सिटी ऑफ कांची जो था वो बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का, एंड आर्यन कल्चर के साउथ में प्रोपगेशन में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। आर्यनाइजेशन एक्चुअली अगर हम कहें कि द आर्यनाइजेशन ऑफ सदर्न इंडिया, इट वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पल्लवास। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पल्लवास। वात्स्यायन का आपने जो नाम सुना है, उनकी रचना जो थी, ही रोट न्याय भाष्य, एंड ही वाज अ टीचर एट कांची यूनिवर्सिटी। भैरवी एंड दांडेन लिव्ड इन पल्लवा कोर्ट्स। भैरवी ने रचना की थी कीर्तार्जुनियम की और दांडेन ने रचना की थी दशकुमार चरित्र की। ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में कभी कभी ये पॉपअप हो जाएगा, तो डरना नहीं है इतने बड़े बड़े नाम देख के। इनको आई कांट से कि मतलब आई एम अ टीचर हु इज ऑलवेज अगेंस्ट द रटने वाली टेक्निक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस चीज का स्कोप कम रह जाता है कि मैं ये कहूँ कि रटना मत, जस्ट रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दशकुमार चरित्रा और कीर्तार्जुनियम, भैरवी और दांडन किस कोर्ट में थे? पल्लवास के कोर्ट में थे। ये आपको ध्यान रखना है। द वैष्णव एंड द शिव लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैट्स ऑब्वियसली जब वैष्णविज्म और शिविज्म जो है वो डोमिनेट करेगा तो उनका लिटरेचर भी फ्लरिश करेगा। संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज अमंग द रॉयल्स एंड द स्कॉलर्स। तो संस्कृत का भी जैसे आप देखेंगे कि प्राकृत, पाली, प्राकृत, और फिर अब संस्कृत की बात आती है। कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जिसमें तमिल भी दिखी, संस्कृत भी मिली। तो तमिल और संस्कृत, बिकॉज हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो तमिल और संस्कृत जो है दोनों जबानें, दोनों लैंग्वेजेस हमको वहां पे मिलती हैं। वैदिक ट्रेडिशंस वर सुपरइम्पोज्ड ऑन द लोकल वंस। तो जब जाहिर सी बात है, जब हमने इनिशियली कहा सोसाइटी की हमने बात की, तो वैदिक ट्रेडिशंस, जो डिफरेंट रिचुअल्स होते थे, जो डिफरेंट कहना चाहिए ट्रेडिशंस जो थे, रिचुअल्स जो थे, वो सुपर इम्पोज होने लगे जो लोकल मतलब उस रीजन के जो लोकल कहना चाहिए कल्चर ट्रेडिशन था, उसके ऊपर वैदिक कल्चर या वैदिक जो ट्रेडिशन थे वो सुपर इम्पोज होने लगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो तमिल सेंट्स थे, जो शैवाइट थे, उन्हें नयनार कहा जाता था, और जो वैष्णवाइट थे उन्हें अलवार्स कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दे लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें, पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, तो महेंद्र वर्मन वाला जो दौर था उसका एक अलग वो है। नरसिम्हा वर्मन वाला जो दौर था उसको मामल्ला स्टाइल कहा गया, महेंद्र स्टाइल कहा गया, पराजिता स्टाइल, राजसिम्हा और नादिवर्मन स्टाइल। सो ये इनका पूरा टाइम पीरियड है जो आप इस आर्ट एंड कल्चर को या आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन दिखेगा फ्रॉम रॉक कट टू फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स में। महेंद्र वर्मन जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर, हमने उनके उसमें भी पढ़ा था कि he was the pioneer in the rock cut architecture. Mandagapattu rock cut temple was the first rock cut temple built by him. This point is very important. Him means Mahendra Varman. तो जब भी rock cut temple की बात आएगी, आप किसका ध्यान, who was the pioneer in that? It was Mahendra Varman. Narasimha Varman II, also known as Rajasimha, built the Kanchi Kailasanath temple during the 7th century AD. The Shore temple at Mahabalipuram was also built by Narasimha Varman II. ये सब ध्यान रखने वाली चीजें। Match the following, या no, it is
The world, it is a UNESCO World Heritage Site since 1984, also known as the Seven Pagodas. You have to remember this. The Vaikuntha Parimal at Kanchipuram also was built by Nandivarman II. Dravidian style of, और इसी के साथ जो है ये जो डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के जो एग्जांपल्स हैं, आर्किटेक्चर के जो एग्जांपल्स हैं, साउथ इंडिया इज इट्स लाइक देयर आर वेरियस टेम्पल्स एंड एवरी टेम्पल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टाइल. सो ये जो एक द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है पल्लवा रीन से. ये आप देख सकते हैं जो हमने डिफरेंट, ये मंडगा पट्टू का रॉक टेम्पल है, कैलाशनाथ का द कांची कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल, द शोर टेम्पल. तो ये डिफरेंट टेम्पल्स हैं पल्लवाज में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे जो हमने कवर अप कर लिए हैं. And you should keep on revising. There are a lot of facts. I hope you have gained something out of this, and do keep revising. Doesn't mean that like हम तीसरे लेक्चर पे हैं तो आप पहला लेक्चर भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है. सब रिवाइज करते हुए चलना है. I know you all have that potential in yourself that you can crack this exam. So stop, no, keep believing in yourself. अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है कि नहीं होगा, kick him out. So keep on believing in yourself. आपको कोई नहीं रोक सकता. We are here to help you out. We are here to provide you good material, good content. So keep working hard, keep studying, keep your spirits high. Thank you so much.